वेयर यू डिकोड द लॉ एंड डिच द स्ट्रेस। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 के अंदर डिफाइन किया गया है। इसमें हमें ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी पार्टीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा प्रॉमिस होता है जिसमें आप किसी पर्सन को प्रॉमिस करते हो कि आप थर्ड पर्सन के डिफ़ॉल्ट के ऊपर जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ अराइज आउट होती है आप उन सबको क्या करोगे, फुलफ़िल करोगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले श्योरिटी, नेक्स्ट प्रिंसिपल डेटर और फिर आता है क्रेडिटर। श्योरिटी वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है। प्रिंसिपल डेटर वो पर्सन होते हैं जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जा रही है। और क्रेडिटर वो होता है जिसे आप गारंटी दे रहे हो। तो श्योरिटी इज़ अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी। प्रिंसिपल डेटर इज़ अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफ़ॉल्ट, जिसके डिफ़ॉल्ट के रिस्पेक्ट के अंदर गारंटी दी जा रही है। और क्रेडिटर इज़ अ पर्सन टू होम गारंटी इज़ गिवन, जिसको गारंटी दी जा रही है वो कौन होगा, क्रेडिटर होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में गारंटी जो है वो ओरली भी दी जा सकती है और रिटन में भी दी जा सकती है। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए रिक्वेस्ट करता है बी को कि वो 10,000 रुपीज़ सी को दे और गारंटी करता है कि सी जो है वो जो भी अमाउंट है वो उसे एग्री टाइम के अंदर रीपे कर देगा। लेकिन अगर सी ऐसा करने में फेल हो जाता है तो वो खुद जो है वो बी को क्या करेगा, वो पैसे देगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया। इसमें बी क्या है, क्रेडिटर है, सी कौन हो गया, प्रिंसिपल डेटर हो गया और ए यहाँ पे क्या हो गया, श्योरिटी हो गई। क्योंकि ए यहाँ क्या कर रहा है, ए बी से कह रहा है कि आप सी को 10,000 रुपये दे दो। अगर सी आपको पैसे नहीं देता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसके बिहाफ के ऊपर आपको क्या करूँगा, पेमेंट जो भी है वो आपको दूंगा। तो यहाँ ए किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ श्योरिटी, सी प्रिंसिपल डेटर की तरह और बी एज अ क्रेडिटर की तरह एक्ट कर रहा है। ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उससे ये क्लियर हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स इफेक्ट में आते हैं। जो सबसे प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है। सेकेंडरी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है। और थर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, जहाँ पे जो प्रिंसिपल डेटर है वो इस ऑब्लिगेशन के अंडर होता है कि वो इंडेमनिफाई करेगा श्योरिटी को अगर श्योरिटी उसके पार्ट के ऊपर कोई भी प्रॉमिस, उसकी कोई भी लाइबिलिटी को क्या करता है, फुलफिल करता है। इंडेमनिफाई का सिंपल मतलब होता है कि अगर कोई भी लॉस श्योरिटी को सफ़र करना पड़ रहा है ड्यू टू द प्रिंसिपल डेटर, तो प्रिंसिपल डेटर क्या करेगा, उसे फुलफिल करेगा, मतलब उस प्रॉमिस को फुलफिल करेगा, वो उसे इंडेमनिफाई करेगा, उसको वो पैसा वो वापस श्योरिटी को देगा। जो राइट है ऑफ द श्योरिटी वो इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होंगे कि क्रेडिटर ने रिफ्यूज़ कर दिया है टू सू द प्रिंसिपल डेटर और ही हैज़ नॉट डिमांडेड द सम ड्यू फ्रॉम हिम। यानी कि ये अगर प्रिंसिपल डेटर है, ये क्रेडिटर है और ये श्योरिटी है। अगर क्रेडिटर जो है वो प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं कर रहा है या फिर वो उससे अमाउंट ऑफ सम जो है वो नहीं मांगता है, तो श्योरिटी की जो भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी राइट्स है, उनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम सिंपल ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ए यहाँ पे क्या है, श्योरिटी है, बी यहाँ पे जो पैसे दे रहा है और सी यहाँ पे जिसने पैसे लिए हैं 10,000 रुपीज़। अगर बी सी को स्यू नहीं करता है 10,000 रुपीज़ के लिए या फिर वो जो अमाउंट है वो उससे नहीं मांग रहा है, इसका कोई भी इफ़ेक्ट श्योरिटी के राइट्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेन फीचर्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। सबसे पहला मेन फीचर दिया है ओरल और राइटिंग में, कि जो भी गारंटी है वो ओरल और राइटिंग के अंदर करी जाएगी। और ये क्लियरली मेंशन किया गया है, सेक्शन जो 126 है हमारा उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि जो भी गारंटी आप दे रहे हो वो ओरल होनी चाहिए या फिर रिटर्न के अंदर होनी चाहिए। सेकेंड इसके अंदर मेन फीचर आता है शुड बी प्रिंसिपल डेट, यानी कि कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ ऑब्लिगेशन प्रिंसिपल डेटर के ऊपर होनी चाहिए। थर्ड आता है इसमें सफिशिएंट कंसिडरेशन होना चाहिए।
सफिशिएंट कंसिडरेशन जो टॉपिक है, इट मीन्स द कंसिडरेशन ऑफ गारंटी जो है वो सेक्शन 127 के अंदर क्या करा गया है, डिस्कस करा गया है। सफिशिएंट कंसिडरेशन का मतलब हुआ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है उसके लिए भी हमें कंसिडरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि डायरेक्ट कंसिडरेशन हो कोई भी क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिटर जो है वो कुछ भी करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तो ये एक सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा। सेक्शन 127 में इसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है कि एनी प्रॉमिस मेड, कोई भी प्रॉमिस जो किया गया हो, और एनीथिंग डन, या फिर कुछ कोई भी प्रॉमिस जो किया गया हो या कुछ भी चीज़ करी गई हो, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए, उसे हम क्या मानेंगे, कंसिडरेशन फॉर गारंटी उसे हम मानेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो सेल करता है और डिलीवर करता है गुड्स किसको, बी को। सी बाद में रिक्वेस्ट करता है ए से कि वो बी को स्यू ना करे फॉर द डेट ऑफ 1 ईयर, कि जो 1 साल का जो भी अगर बकाया होता है, जो भी लाइबिलिटीज़ अगर है वो अगर वो डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, तो ए जो है वो स्यू ना करे बी को 1 साल तक के लिए, और प्रॉमिस करता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो जो भी डिस्चार्ज, जो भी डिफ़ॉल्ट अगर सी करता है रिगार्डिंग द पेमेंट, वो उसके लिए क्या करेगा, पे करेगा। तो यहाँ पे ए जो है वो रिक्वेस्ट को मान लेता है, और यहाँ पे ये क्या माना गया है, दिस इज़ दी सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सी प्रॉमिस। सी का जो प्रॉमिस है उसके लिए ये एक किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन की तरह एक्ट कर रहा है। यानी इसे हम सिंपल ऐसे कहें कि ए जो है वो कौन है, क्रेडिटर है, बी प्रिंसिपल डेटर है, और सी जो है वो यहाँ श्योरिटी की तरह काम करता है। ए जो है वो कुछ गुड्स डिलीवर और सेल करता है बी को, और सी यहाँ पे ए से कहता है कि अगर बी कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है 1 साल के रिगार्डिंग, उसने टाइम पीरियड दिया है 1 साल का, कि अगर 1 साल में वो कोई भी डिफ़ॉल्ट, कोई भी डेट अगर होता है बी की तरफ से, तो प्लीज़ आप उसको स्यू ना करें, वो सारे जो भी लाइबिलिटीज़ उसकी तरफ से हैं वो मैं फुलफ़िल कर दूंगा। और ए अगर ऐसा करने के लिए उसकी जो सी की रिक्वेस्ट है उस पर एग्री कर जाता है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, जो उसकी रिक्वेस्ट है वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन की तरह यहाँ पे क्या करती है, एक्ट करती है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने वैलिड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ा है, व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन के बिना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाता है। तो इसमें एक और एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए जो है वो गुड्स डिलीवर करता है बी को, और सी बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी कि कुछ नहीं कहता है, सिर्फ ये कहता है कि वो उसके लिए अगर बी कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो मैं उसके लिए आपको पे कर दूंगा। तो यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, की वैलिड गारंटी के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए क्या क्या असेंशियल्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली आती है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट। ये मैंने अभी भी बताया था कि लाइबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कोई लाइबिलिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती तो किसके रिगार्डिंग में प्रॉमिस किया जाएगा, नहीं कर सकते। किस डिफ़ॉल्ट के रिगार्डिंग में हम प्रॉमिस करें, नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा ही नहीं अगर प्रिंसिपल डेट जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए गारंटी को वैलिड करने के लिए प्रिंसिपल डेट का होना नेसेसरी है। सेकेंड, बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेट इज़ अ सफिशिएंट कंसिडरेशन। अगर आपके कुछ करने की वजह से, या आप कोई भी प्रॉमिस करते हो किसी भी चीज़ की वजह से, अगर प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट मिल रहा है तो उसे हम सफिशिएंट कंसिडरेशन मानेंगे। लेकिन जो पास कंसिडरेशन है वो कोई भी कंसिडरेशन कंसिडर नहीं किया जाता है फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। थर्ड, कंसेंट ऑफ श्योरिटी शुड नॉट बी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। यानी कि आप जो श्योरिटी की कंसेंट ले रहे हो उसको आप सारी चीज़ें बता के उससे आप कंसेंट लोगे, कोई भी चीज़ों को आप छुपाकर या कंसील कर नहीं लोगे। यानी कि जो भी फैक्ट्स ऐसे हैं जो श्योरिटी के राइट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं श्योरिटी को पता होने चाहिए।
ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि गारंटी जो है वो ओरल और रिटन हो सकती है। श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट विदाउट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट। श्योरिटी जो है वो खुद पहले प्रोसीड कर सकता है विदाउट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। और सिक्स्थ है, इफ़ द को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ नॉट वैलिड, यानी कि अगर श्योरिटी जो है वो ज्वाइन नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो वैलिड नहीं होगा। अब सेक्शन 128 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमें बताता है कि लाइबिलिटी क्या होगी श्योरिटी की, उसका क्या नेचर होगा और किस एक्सटेंट तक वो लाइबल होगा। तो जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो को एक्सटेंसिव होती है विद दैट ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर। यहाँ पे जो टर्म को एक्सटेंसिव है विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि श्योरिटी लाइबल होगा उसी चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए प्रिंसिपल डेटर जो है वो लाइबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर को 10,000 रुपीज़ देने हैं तो श्योरिटी भी उसको 10,000 रुपीज़ तक के लिए ही लाइबल है क्रेडिटर को, उससे ज़्यादा अमाउंट के लिए लाइबल नहीं है। सेकेंड चीज़, जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो तभी अराइज होगी अगर प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे कोई डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, यानी कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है तो श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो अराइज आउट हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ प्रिंसिपल डेटर जो है वो 10,000 रुपीज़ नहीं देगा क्रेडिटर को और वो डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है तो यहाँ पे श्योरिटी का राइट जो लाइबिलिटी है वो अराइज हो जाएगी। अब उसको क्या करने पड़ेंगे, 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। द लाइबिलिटी और श्योरिटी जो है वो स्टार्ट होती है और रन करती है को एक्सटेंसिव विद द लाइबिलिटी ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर, इस सेंस के अंदर कि श्योरिटी जो है वो लाइबल होगा उन सभी चीज़ों के लिए जिन सब चीज़ों के लिए प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट प्लेस पे लाइबल था। यानी कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के शूज़ के अंदर एंटर हो जाती है। वेयर अ डेबिटर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट तो लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑल्सो सीजेज। यानी कि जहाँ पे डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी डिफेक्ट के लिए प्रिंसिपल डेटर लाइबल नहीं है तो वहाँ पर श्योरिटी भी जो है वो लाइबल नहीं होगा। और नेक्स्ट इसमें लास्ट है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी अगर प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं भी करा जा रहा है या फिर उसे ओमिटेड कर दिया गया है फ्रॉम बीइंग स्यूड। एक मतलब इसको सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि क्रेडिटर जो है वो पहले श्योरिटी के अगेंस्ट भी प्रोसीड कर सकता है अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी। यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट आपने किया और उसके अंदर आपने कंडीशन डाल दी कि सबसे पहले आपको प्रिंसिपल डेटर की तरफ ही जो भी चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी, तब बात अलग है। अगर ऐसा कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं है एग्रीमेंट के अंदर तो क्रेडिटर जो है वो श्योरिटी के अगेंस्ट में भी सबसे पहले क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए गारंटी करता है बी को रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द सी द एक्सेप्टर। बिल जो है अब वो डिसऑनर हो जाता है बाय सी, तो ए जो है वो लाइबल होगा नॉट ओनली फॉर द अमाउंट, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट था उसी के लिए लाइबल नहीं होगा बल्कि जो भी इंटरेस्ट और जो भी चार्जेस उसके ऊपर ड्यू हैं ए उन सब चीज़ों के लिए भी क्या होगा, लाइबल होगा। तो सिंपल अगर हम इसको सम अप करें, जो नेचर है श्योरिटी की लाइबिलिटी का वो यही है कि श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी होती है, वो तभी लाइबल होगा जब प्रिंसिपल डेटर कोई डिफ़ॉल्ट करता है। लाइबिलिटी श्योरिटी की अराइज हो जाती है इमीडिएटली प्रिंसिपल डेटर के डिफ़ॉल्ट करने के ऊपर, और क्रेडिटर के पास में राइट है कि वो श्योरिटी को स्यू कर सकता है डायरेक्टली बिना प्रिंसिपल डेटर के फर्स्ट प्रोसीडिंग, मतलब प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट फर्स्ट प्रोसीडिंग करे बिना भी वो श्योरिटी को क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। ये इसके जो भी हमने अभी सेक्शन 128 पढ़ा ये उसका सम अप है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। ये एक सिंपल एक प्रॉमिस होता है जिसमें आप किसी पर्सन के लिए आप प्रॉमिस करते हो कि अगर ये डिफ़ॉल्ट क्रिएट करेगा तो इसके बिहाफ पे मैं लाइबल हूँ, मैं इसकी जो भी चीज़ें हैं, इसकी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करूँगा। इसमें 3 पर्सनस होते हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। 3 ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सारे जितने भी वैलिड एसेंशियल्स होते हैं फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो सभी के सभी इसके अंदर फॉलो करे जाते हैं। क्या लाइबिलिटीज़ है श्योरिटी की, कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द काइंड्स ऑफ गारंटी,
श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट द क्रेडिटर और अगेंस्ट द को श्योरिटीज़। ओके, को श्योरिटीज़ की क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं और क्या क्या मोड्स होते हैं जिसके अंदर श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। थैंक यू for watching the video. If you like the video, please like and subscribe.